कैसे हो दोस्तों। आशा है कि आप सब सही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 1 ईंट, मनके और अस्थियाँ। इस विषय में हम जानेंगे कि सबसे पुरानी सभ्यता, उस सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, वहाँ पर किस प्रकार का आर्थिक जीवन था और किस प्रकार लोग वहाँ पर निवास किया करते थे। लेकिन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, तो शुरुआत हुई तो उसका अंत भी रहा होगा, और अंत किस प्रकार हुआ और यहाँ पे किस किसने अपने क्या क्या मत दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। विषय 1 ईंट, मनके और अस्थियाँ। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे ईंट, मनके और अस्थियाँ। हमारा अध्याय 1। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय आज का तो नहीं है, पहले का 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हमें कुछ चीज़ें मिली, तो उनमें से हमारी ईंटें, मनके और अस्थियाँ प्रमुख थीं। लेकिन इसके अलावा भी हमें अन्य चीज़ें भी, अन्य वस्तुएं भी देखने को मिली हैं। सबसे पहला अगर हम इसमें देखा जाए तो इसकी एक विशेषता थी इस सभ्यता की। वो विशेषता क्या थी? वो विशेषता देखने को मिलती थी यहाँ की हड़प्पाई मोहरें। हड़प्पाई मोहरें होती क्या थी? हड़प्पाई मोहरें सेलकड़ी नामक पत्थर की बनाई जाती थी। इन पे जानवरों के चित्र हुआ करते थे, लेकिन इस पे जो लिखावट हुआ करती थी वो एक अज्ञात लिपि के चिन्ह देखने को मिलते हैं, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु देखने को मिलती है, लेकिन सभ्यता है तो इसकी जानकारी के अन्य स्रोत भी होंगे। इन अन्य स्रोतों के आधार पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें मुख्य जो पुरावस्तुएं देखने को मिली हैं, यहाँ पे जो पुरातात्विक जो साक्ष्य कहे गए हैं जिन्हें, इनमें क्या क्या था? यहाँ पे आवास कैसा था, मृदभांड कैसे थे, अर्थात बर्तन कैसे हुआ करते थे, आभूषणों की बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मुख्य एक विशेष बात ये थी कि यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण धारण किया करते थे। इसके अलावा औजारों की बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के औजार देखने को मिले, और मोहरों के बारे में आप अभी पढ़ी चुके हो कि यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी। तो आवास, मृतभांड, आभूषण, औजार और मोहरें, ये सभी पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कभी भी नोटिस करते हैं तो उस समय पे हमने देखा होगा कि एक शब्द का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः, जिसको हम कहते हैं क्या? संस्कृति। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे संस्कृति कही गई है कि कुछ पुरातत्वविद जो थे उनके अनुसार माना गया है कि संस्कृति उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है शब्द जिनकी एक विशेष शैली हुआ करती थी। वो सामान्यतः एक साथ रहा करते थे, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उनका प्रयोग देखने को मिलता था, एक विशिष्ट कालखंड से संबंधित रखते थे। कि जो इन चार बातों में जिनकी क्षेत्र के बारे में पता चलता है, जिन लोगों की जानकारी प्राप्त होती है, तो उन्हीं लोगों के लिए एक विशेष शब्द का अर्थात संस्कृति का शब्द प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लिए भी हड़प्पा संस्कृति का शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सिंधु सभ्यता की अगर बात करें या फिर जो हम हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? जिसके आधार पर इसके सिर्फ हड़प्पा सभ्यता ही नहीं बल्कि इसके अन्य नामों से भी इसको जाना जाता था। अगर आपकी परीक्षा में अगर अन्य नाम पूछे जाएं तो कंफ्यूज मत हों, जिसमें इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना गया, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी की घाटी के आसपास ज़्यादा देखने को मिली। इसके अलावा इसमें जो पहला जो शहर जो खोजा गया उसका नाम हड़प्पा था, इसी वजह से सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम था कांस्य। तो कांस्य सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यहाँ के लोगों को सैंधव कहा गया है, तो इसी वजह से इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कि इसका भी हम काल निर्धारण पढ़ ही चुके हैं, जिसके आधार पर इसका काल लगभग समय जो था इसका 2600 और 1900 ईसा पूर्व, ध्यान रखना ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है। इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले भी अन्य सभ्यता देखने को मिली, लेकिन उनकी जैसे कि अभी हमने बात करें उनके लिए भी संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसको आरंभिक समय, और जब ये बाद में जब पूरी तरह से परिपक्व हो गया, मतलब पूरी तरह से विकसित हो गया, तो इसका नाम परिवर्ती हड़प्पा के नाम से जाना गया। तो हड़प्पा को भी इसके समय के अनुसार हम दो भागों में विभाजित करते हैं। आगे
अब हम बात करेंगे इस सभ्यता के आरंभिक समय की, कि एक्चुअल में इसका जो आरंभिक समय था वो क्या था। इसके आरंभिक समय की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में, अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ रहीं, जिनमें अगर देखें तो इनके खुद के विशेष मृदभांड शैली थी, जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं संस्कृति शब्द के अंदर। इसके अलावा कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सामान्यतः इनकी छोटी बस्तियां हुआ करती थी। कुछ स्थानों पर जलाए जाने के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। इससे आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग सा प्रतीत होता है, अर्थात हमें देखने को मिलता है कोई भी चीज़ अगर शुरुआत हुई है तो उसके बाद वो विकसित होगी, विकसित होने के बाद उसका अंत होगा। तो हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो पूरी तरह से विकसित हुई तो उसके मध्य में हमें कुछ अन्य संस्कृतियाँ देखने को मिली, अन्य किसी प्रकार की मृदभांड साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके अलावा हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है, या जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता में सीक्वेंस नहीं था, जिसके आधार पर इसके मध्य क्रम भंग सा हमें प्रतीत होता है। लेकिन एक सभ्यता है, वो रहेगी तो कुछ जीवन यापन के लिए कुछ कार्य करेगी, तो उसी को हम बात करेंगे अब निर्वाह के तरीके। अब इन निर्वाह के तरीके होते क्या थे? इन निर्वाह के तरीकों की अगर जानकारी की हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता पनपी, जहाँ शुरुआती जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में देखने को मिली। हम किसी भी चीज़ का विकास तब करते हैं जब उसका कोई आधार हो, तो इसी प्रकार यहाँ पे जो हड़प्पा, जो आरंभिक हड़प्पा था, उसी के स्थान पर हमें विकसित हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। तो पुरातत्वविदों की अगर बात करें तो वो आहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिले हैं? साक्ष्य, जैसे कि हम जान चुके हैं पहले ही। तो साक्ष्य में जो पुरातत्वविद हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर दिए गए हैं, कि पहले पुरा वनस्पतिज्ञ जिन्हें कहा गया है, जो किसी वनस्पति से संबंधित जानकारी इकट्ठा करेंगे, और दूसरा कौन से हैं? पुरा प्राणी विज्ञानियों, पुरा प्राणी वैज्ञानिक। तो ये वो हैं जो कि प्राणी मतलब कि जानवरों से संबंधित जो हमें अस्थियां देखने को मिली हैं, अर्थात हड्डियां देखने को मिली हैं, उन प्रकार की जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो पहला देखते हैं वनस्पतिज्ञ जिनको कहा गया है। तो इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद देखने को मिले। तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो वस्तुएं मिली हैं यहाँ पे कई प्रकार के पेड़ पौधे जो उस समय पर प्रयोग में लाए जाते थे, उनका साक्ष्य मिला है। उनमें भी अगर देखा जाए तो क्या, सबसे पहले अनाज के जले दाने तथा बीज प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अब इस समय पर हमें उस समय के वृक्ष तो नहीं प्राप्त हो सके, लेकिन हमें उस समय के दाने, जो अनाज के दाने थे और जो बीज हुआ करे हैं, वो प्राप्त हुए हैं। इसके साथ गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात से अगर देखें तो हमें बाजरा और चावल अपेक्षाकृत कम पाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो बाजरा तो प्राप्त हुआ है, लेकिन चावल इतना ज़्यादा नहीं मिला जितना बाकी अन्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे प्राणी विज्ञानों को क्या मिला है कि यहाँ पे जो वनस्पतिज्ञ थे उनको मिली हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ पे प्राणी विज्ञानियों को भी कुछ प्राप्त हुआ होगा। तो उनको क्या प्राप्त हुआ है? उनको अगर हम बात करें तो उनको प्राप्त हुआ है जानवरों में जो प्राप्त हुई हैं हड्डियाँ, जिनमें जानवरों में मुख्य रूप से कौन से? मवेशी जो हुआ करते थे, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इनकी हड्डियों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि ये सभी क्या हुआ करते होंगे? पालतू हुआ करते थे, क्योंकि जंगलों में अगर देखें तो अन्य जंगली जानवर भी प्राप्त हुए हैं। उसमें वराह, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अब घड़ियाल को तो कोई पालेगा नहीं, इसी चलते हुए यहाँ पे अब ये करते क्या थे? पूरा जो प्राणी विज्ञानी हैं उनको ये भी पता चला है कि यहाँ पे क्या करते थे? आखेट मतलब यहाँ पे ये शिकार करके उनका संरक्षण भी किया करते थे, मतलब बेसिकली उसको प्रिजर्व करके रखा करते थे, बचा के रखते थे, ताकि वो आने वाले समय में भी उसका प्रयोग कर पाएँ। जैसे वो शिकार कर मांस प्राप्त करते थे, जिसमें मछली और पक्षियों की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर आगे देखते हैं इनके बाद हमें किन की जानकारी प्राप्त होती है। इनके बाद अगर हम देखें तो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है कृषि संबंधित प्रौद्योगिकी की। यहाँ पे कृषि के लिए क्या किया करते थे? तो कृषि के लिए अगर देखें तो यहाँ पे अनाज के दानों से कृषि के संकेत प्राप्त होते हैं। अगर वहाँ पे अनाज के दाने हैं तो इसका मतलब क्या है? वो कृषि किया करते होंगे। इससे कृषि विधियों की भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है कि भैया वहाँ पे किस प्रकार की कृषि की जाती थी।
लेकिन यहाँ पे हमें जो मोहरें मिली हैं, हमने पता था ना उसमें आकृति मिली हुई थी, जानवर बने हुए थे मोहरों पर, जो हमने आगे पढ़ा था पहले, उसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे मोहरों से हमें वृषभ के विषय में जानकारी मिलती है। और इनका माना जाता है कि वृषभ मतलब बैल, और बैल का प्रयोग ये किसमें, खेत जोतने के लिए, मतलब खेती करने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता होगा। कि सबसे पहले वृषभ की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वृषभ मतलब जो बैल का जो प्रयोग की जानकारी मिलती है वो पता चलता है हमें मोहरे और मृण मूर्तियों से। तो देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ देखने को मिली हैं जो कि खिलौने रूपक में देखने को मिली हैं, तो वो मोहरे और मूर्तियों से हमें पता चलता है यहाँ पे वृषभ की जानकारी मिलती है। लेकिन अब खेती की जाती है तो हल भी हुआ करता होगा कि खेत को जोतने के लिए तो मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लोहे का प्रयोग तो अभी नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे किसके हल हुआ करते थे, मिट्टी के। इसमें कौन से स्थान से मिले हैं, चोलिस्तान और बनावली। ये कहाँ पर है, हरियाणा में है बनावली। इसके अलावा हमने अभी खेती की बात करी कि दानों के आधार पर जो हमें वहाँ पे प्राप्त, जो कृषि के जो दाने हुए, अनाज के जो दाने प्राप्त हुए, उनके आधार पर हम कह सकते हैं खेती की जाती थी। तो खेती की भी जानकारी हमें मिलती है, जुते हुए खेत देखने को मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन राजस्थान से। अब ये जो जुते हुए खेत हैं ये क्या हुआ करते थे, एक्चुअल में यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसा लाइनों में खेती करते हैं। लेकिन ये क्या करते थे, ये एक इस तरह से खेती किया करते थे और एक इस तरह से, तो एक साथ ही दो प्रकार की फसलों को उगाने में ये सक्षम थे। तो इसी वजह से यहाँ पे खेतों में दो रेखाएं आपस में समकोण 90 के एंगल पर एक दूसरे को काटती हैं, और इससे ये दर्शाया जाता है सामान्यतः अलग अलग फसल की संकेत देते हैं। लेकिन जब खेती की जा रही है तो जल की भी आवश्यकता होगी, तो सिंचाई के लिए क्या सुविधाएं थी, तो सिंचाई के लिए यहाँ पे नहरों के भी अवशेष देखने को मिले हैं। और नहर मुख्य रूप से यहाँ पर कहाँ पर, शोरतुगई, और शोरतुगई कहाँ पर है हमारा, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। उसके अलावा सिंचाई के लिए यहाँ पे जलाशयों के भी संकेत देखने को मिले हैं। वो जलाशयों के संकेत कौन से हैं, जो कि हमें धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ से है, गुजरात। तो यहाँ आपको इस तरह से जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, जिसमें हमें सभी प्रकार की साख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसकी आगे की जानकारी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।